हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टारलाइट एजुकेशन। स्टारलाइट एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट। और साइंस में हमारी बायोलॉजी की सीरीज़ चल रही है और बायोलॉजी की सीरीज़ में हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। यदि आपने इन दोनों चैप्टर के वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, वहाँ से आप इन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। तो बायोलॉजी की सीरीज़ में आज हम नया चैप्टर चालू करेंगे जो कि चैप्टर नंबर है 3। यानी कि आज हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स का पार्ट फर्स्ट देखेंगे, यानी कि जेनेटिक्स से रिलेटेड ये फर्स्ट वीडियो होगा। और इससे आगे भी और वीडियो आएंगे जेनेटिक्स से रिलेटेड। ठीक है, तो आज हमारा ये फर्स्ट वीडियो है जेनेटिक्स से रिलेटेड। ठीक है, और इस वीडियो में हम देखेंगे मेंडल के बारे में। ठीक है, मेंडल कौन है? ठीक है, मेंडल का पूरा नाम क्या है? ग्रेगर जोहन मेंडल। तो ये ग्रेगर जोहन मेंडल कौन है? ठीक है, तो इन्होंने जो है वो पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, और इनके एक्सपेरिमेंट जो थे वो किस प्रकार से थे, इन्होंने पी प्लांट पर ही एक्सपेरिमेंट क्यों किए और ये अपनी लाइफ में सक्सेस क्यों हुए, इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई। ठीक है, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो इनके सक्सेस के कारण पी प्लांट को ही सेलेक्ट किया, क्यों किया, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। और इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें हम जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। और उसके आगे जो आएंगे उसमें हम जो ग्रेगर जोहन मेंडल ने जो लॉ दिए थे 3, उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उन तीनों लॉ के बारे में देखेंगे। तो इस चैप्टर से जो 3rd चैप्टर है इसके 4-5 वीडियो बनेंगे। ठीक है, तो इनको ध्यान से देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जेनेटिक्स। चैप्टर का नाम ही जेनेटिक्स है, तो सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि जेनेटिक्स क्या होता है। ठीक है, जेनेटिक्स किसको कहते हैं? तो चलिए बताता हूँ मैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन कॉल्ड जेनेटिक्स। यानी कि जेनेटिक्स जो है वो बायोलॉजी की ब्रांच है। ठीक है, बायोलॉजी किसकी ब्रांच है? वापस साइंस की कितनी ब्रांच है? 3 ब्रांच है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। उसी प्रकार से जो बायोलॉजी है उसकी भी ब्रांचें होती है, उसमें से एक ब्रांच है जेनेटिक्स। ठीक है, तो जेनेटिक्स क्या हो गई? बायोलॉजी की एक ब्रांच है। क्या है? एक ब्रांच है जेनेटिक्स, जिसके अंदर, इस ब्रांच के अंदर, जो जेनेटिक्स ब्रांच है बायोलॉजी की, इसके अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं या किसकी पढ़ाई करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो वो हम करते हैं हेरिडिटी की और वेरिएशन की। 2 चीज़ों की करते हैं, हेरिडिटी की और वेरिएशन की। आ गई बात समझ में? वापस बताता हूँ। यानी कि जेनेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम हेरिडिटी की और वेरिएशन की क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। अब ये हेरिडिटी और वेरिएशन क्या है? अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि हेरिडिटी और वेरिएशन क्या है। तो हेरिडिटी और वेरिएशन भी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि सपोज करो कि कोई पेरेंट्स है, ठीक है, और उन पेरेंट्स की एक संतान है, जैसे उस संतान का नाम हो गया राम। ठीक है, कोई पेरेंट्स है, उन पेरेंट्स की संतान है राम। तो इन पेरेंट्स से जो राम में लक्षण गए हैं, ठीक है, जो लक्षण गए हैं, जो कैरेक्टर पेरेंट्स से जो राम में गए हैं, उसी प्रोसेस को कहा जाता है हेरिडिटी। यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टर का ट्रांसफ़र हुआ है उसी प्रोसेस को कहा जाता है हेरिडिटी। यानी कि हेरिडिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं। आगे बात समझ में? हेरिडिटी। अब हम देखते हैं वेरिएशन क्या है। तो अब हम समझते हैं वेरिएशन क्या है। ठीक है, तो अब हम वेरिएशन के बारे में देखेंगे। हेरिडिटी के बारे में हमने समझ लिया है कि हेरिडिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेरेंट जनरेशन से उनके ऑफ स्प्रिंग में क्या होते हैं, कैरेक्टर का ट्रांसफ़र होना ही हेरिडिटी कहलाता है। ठीक है, वेरिएशन जैसे कि कोई पेरेंट्स है, ठीक है, उन पेरेंट्स की 2 संतान है, 2 ऑफ स्प्रिंग है। ठीक है, जैसे कि राम और श्याम। तो अब इन राम और श्याम में क्या डिफरेंस है? जैसे कि राम के बालों का कलर कैसा है, श्याम के बालों का कलर कैसा है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, उसी को कहा जाता है वेरिएशन। यानी कि इन दोनों भाइयों में क्या डिफरेंस है और इन दोनों में क्या डिसिमिलरिटीज़ है, उसी को कहा जाता है वेरिएशन। ठीक है, जैसे राम के आँख का कलर ब्राउन है और श्याम के आँख का कलर ब्लैक है। तो इसी प्रकार से
जो इनमें डिफरेंस होता है उसको कहा जाता है वेरिएशन, और पेरेंट जनरेशन से उनकी ऑफ स्प्रिंग में जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं उन्हीं प्रोसेस को कहा जाता है हेरिडिटी। ठीक है, ठीक है। तो जेनेटिक्स, ठीक है, तो ये जेनेटिक्स जो टर्म है, जो ये शब्द है, वो किसके द्वारा दिया गया है फर्स्ट टाइम? तो वो दिया गया है बेटसन के द्वारा। ठीक है, तो ये जो टर्म है जेनेटिक्स वो किसके द्वारा दी गई है? बेटसन के द्वारा। कब दी गई? 1905। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि जेनेटिक्स जो टर्म है वो किसने दी है, तो आपको बताना है बेटसन। कब दी? 1905। ठीक है, अभी याद कर लीजिए। द टर्म इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जीन। अब जो ये जेनेटिक्स टर्म है, जो जेनेटिक्स वर्ड है, वो किससे डिराइव्ड हुआ है, यानी कि किससे हमें मिला है? तो ये जो जेनेटिक्स जो टर्म है वो जीन शब्द से बना है। ठीक है, किससे बना है? जीन शब्द से बना है। और जीन शब्द जो है वो एक ग्रीक भाषा का वर्ड है। किसका? जिस प्रकार से जो लैटिन भाषा होती है उसी प्रकार से ये ग्रीक भाषा होती है। तो ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है जीन, जिससे कि बना है, जीन से बना है जेनेटिक्स। आ गई बात समझ में? तो इसमें क्या क्या पढ़ा हमने? फर्स्ट जेनेटिक्स की डेफिनेशन देखी। जेनेटिक्स क्या है? बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हेरिडिटी और वेरिएशन की पढ़ाई करते हैं। फिर हमने पढ़ा हेरिडिटी क्या है। तो हेरिडिटी में क्या होता है? हेरिडिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो कैरेक्टर होते हैं उनका ट्रांसमिशन होता है पेरेंट जनरेशन से उनके ऑफ स्प्रिंग में। और वेरिएशन क्या है? जैसे कि कोई भी पेरेंट्स है तो उनकी दो संतानें हैं, जैसे राम और श्याम, और इस राम और श्याम में क्या डिसिमिलिटीज़ है, क्या डिफरेंस है, उसी को कहा जाता है वेरिएशन। फिर जो जेनेटिक्स टर्म है वो किसने दी फर्स्ट? तो बेटसन ने दी। कब दी? 1905 में। ये जो जेनेटिक्स शब्द है वो किससे मिलकर बना है? तो ये जीन शब्द से मिलकर बना है। जीन शब्द कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? तो ग्रीक। ठीक है, आगे बात समझ में? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हेरिडिटी कैरेक्टर क्या होते हैं? ठीक है, तो हेरिडिटी कैरेक्टर की डेफिनेशन देखते हैं। तो ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरियस कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। दिस कैरेक्टर आर कॉल्ड हेरिडिटी कैरेक्टर। यानी कि हेरिडिटी कैरेक्टर वो कैरेक्टर होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। उन्हीं कैरेक्टर को कहा जाता है हेरिडिटी कैरेक्टर। वापस बताता हूँ, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उन्हीं कैरेक्टर को कहा जाता है हेरिडिटी कैरेक्टर। आपको पता है, मैंने बताया था कि जैसे कोई पेरेंट्स है, ठीक है, जैसे कोई पेरेंट्स है, उनकी संतान है राम, तो जो पेरेंट्स से जो राम में जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं कैरेक्टर, उन्हीं कैरेक्टर्स को कहा जाता है हेरिडिटी कैरेक्टर। ठीक है, और जो ये प्रोसेस है इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है हेरिडिटी। आगे बात समझ में आपको कि हेरिडिटी क्या है? यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, उन्हीं कैरेक्टर को कहा जाता है हेरिडिटी कैरेक्टर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं ग्रेगर जोहन मेंडल के बारे में। तो ग्रेगर जोहन मेंडल जो हैं, इनको हम मेंडल भी कह सकते हैं। एग्जाम में यदि मेंडल ही लिखा है तो कंफ्यूज मत होना, मेंडल या ग्रेगर जोहन मेंडल एक ही बात है। ठीक, तो जो अपने जो ग्रेगर जोहन मेंडल हैं वो एक साइंटिस्ट है जिन्होंने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया और उनके कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसके कलर के बारे में, उसके जो कैरेक्टर हैं हाइट से रिलेटेड, इन सभी के बारे में, उसकी फली का कलर कौन सा है, कि कौन सी शेप होती है उसके सीड की, यानी कि जो बीज होते हैं पी प्लांट के, उसकी कैसी शेप होती है, इससे रिलेटेड जो 7 कैरेक्टर हैं हम आगे पढ़ेंगे वो कौन कौन से हैं। तो उन सभी कैरेक्टर पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ग्रेगर जोहन मेंडल ने। तो किन किन कैरेक्टर पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वो भी हम आगे पढ़ेंगे। इन्होंने कौन कौन से लॉ दिए उन एक्सपेरिमेंट के आधार पर, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में ग्रेगर जोहन मेंडल की लाइफ के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ग्रेगर जोहन मेंडल ने पी प्लांट सेलेक्ट किया एक्सपेरिमेंट के लिए। इन्होंने देखा कि किस प्रकार से जो है वो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट करने के लिए, इस चीज़ की जानकारी के लिए इन्होंने पी प्लांट को सेलेक्ट किया
कि उन्होंने पी प्लांट में देखा था कि किस प्रकार से जो कैरेक्टर हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं, उसी पी की जैसा दूसरा पी किस प्रकार से बन रहा है, ठीक है। इसी जैसे कोई एक प्लांट है पी का, तो उसका जो दूसरा प्लांट होता है उसमें वो कैरेक्टर किस प्रकार से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इन सभी के बारे में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इन पर और इनकी खोज की, ठीक है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को हुआ। कब, यदि एग्ज़ाम में पूछ ले ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म कब हुआ, तो 22 जुलाई 1822 का ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म हुआ। और ये कहाँ हुआ, तो सिलिशियन विलेज ऑफ हेंजेंडोर्फ स्टेट ऑफ ऑस्ट्रिया, यहाँ ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया, यानी कि ऑस्ट्रिया में के एक हेंजेंडोर्फ स्टेट है, ठीक है। हेंजेंडोर्फ स्टेट है, हेंजेंडोर्फ एक राज्य है, कहाँ है, ऑस्ट्रिया में। वहाँ हेंजेंडोर्फ स्टेट के सिलिशियन विलेज में हुआ। सिलिशियन एक गांव है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ 22 जुलाई 1822 को। ओके, ही डेड ऑन 6 जनवरी 1884। अब इनकी मृत्यु कब हुई, 6 जनवरी 1884 को इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जन्म 22 जुलाई 1822, इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1884, ठीक है। कहाँ हुई, जो इनका जन्म था वो कहाँ हुआ, तो ऑस्ट्रिया के हेंजेंडोर्फ स्टेट के सिलिशियन विलेज में। आगे बात समझ में। अब चले आगे बढ़ते हैं। तो आफ्टर रिसीविंग द डिग्री इन फिलोसॉफी ही बिकम द प्रीस्ट इन चर्च ऑफ ब्रून ऑस्ट्रिया, यानी कि जब इन्होंने फिलोसॉफी में डिग्री प्राप्त कर ली, डिग्री रिसीव कर ली फिलोसॉफी में, किसमें, फिलोसॉफी में, जब इन्होंने डिग्री रिसीव कर ली तब क्या, जो फिलोसॉफी में डिग्री प्राप्त करने के बाद में ये जो थे वो ऑस्ट्रिया के एक ब्रून नाम की जगह है, कहाँ है, तो ये ऑस्ट्रिया में ब्रून नाम की एक जगह है, वहाँ पर एक चर्च है जिसमें इन्होंने, ये जो थे उस चर्च में प्रीस्ट बने। क्या बने, ही बिकम द प्रीस्ट इन चर्च ऑफ ब्रून ऑस्ट्रिया, यानी कि ऑस्ट्रिया में एक ब्रून एक जगह है, वहाँ पर उस ब्रून में एक चर्च है, उस चर्च के प्रीस्ट बने। प्रीस्ट का मतलब होता है पादरी, ठीक है। जिस प्रकार से हमारे मंदिरों में क्या होता है, पुजारी, यानी कि जो पुजारी होते हैं वो मंदिर में क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं मंदिर का, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो चर्च होती है उनमें पादरी होते हैं। तो ये फिलोसॉफी में डिग्री प्राप्त करने के बाद में क्या बने, प्रीस्ट बने, ठीक है। सेकंड लाइन, मेंडल परफॉर्म हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी फॉर 7 ईयर। अब मैंने आपको बताया था कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे इन्होंने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किए, किस पर किए, पी प्लांट पर। तो इन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो कितने साल किए थे, ग्रेगर जॉन मेंडल ने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किए थे तो वो कितने साल किए थे, तो वो 7 साल किए थे। कब से कब तक, तो 1856 से 1863 तक। आगे बात समझ में कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किए थे वो 7 साल किए थे और 1856 से 1863 तक किए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो ही प्रेजेंटेड हिज कंक्लूजन्स एंड फाइंडिंग्स इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च पेपर इन फ्रंट ऑफ ब्रून, या एन है, ठीक है, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री इन 1865। यानी कि इन्होंने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है, इन्होंने 7 साल में जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे उनके जो कंक्लूजन निकले, यानी कि जो निष्कर्ष निकले, कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्षण, ठीक है। तो जितने भी निष्कर्षण निकले थे उनको, और इन्होंने जितनी भी फाइंडिंग्स की, यानी कि जितनी भी खोज की एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, वो किसके सामने पेश किए, तो जो ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है उसके सामने पेश किए जितने भी कंक्लूजन्स और जो फाइंडिंग्स थी इनके एक्सपेरिमेंट की, ठीक है। जो 7 साल एक्सपेरिमेंट किया था और उसके जो निष्कर्ष और जो कंक्लूजन्स निकले थे उनको किसके सामने पेश किया, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के सामने पेश किया। कब किया, 1865 में। चलिए आगे क्या होता है देखते हैं। पेश करने के बाद में दिस पेपर वाज पब्लिश्ड इन एनुअल मैगजीन ऑफ सोसाइटी अंडर द टाइटल एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि उनको उनके सामने पेश करने के बाद में इस सोसाइटी ने क्या किया, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ने क्या किया कि जो ये पेपर थे
जो ये कंक्लूजन और फाइंडिंग इन्होंने ग्रेगर जॉन मेंडल ने पेपर की फॉर्म में इस सोसाइटी को दिए थे, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री को। तो इस सोसाइटी ने क्या किया, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ने क्या किया कि इन पेपर्स को, किन पेपर्स को, ये कौन से पेपर की बात हो रही है, वही पेपर जो कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के सामने पेश किए। उसमें क्या था, तो उसमें कंक्लूजन्स और फाइंडिंग्स थी। ठीक है, तो इन पेपर को पत्रिका के माध्यम से इस सोसाइटी ने क्या किया, पब्लिश किया। आ गई बात समझ में। और इसका टाइटल क्या रखा गया, ये जो पत्रिका में जो ये पेपर पब्लिश्ड किए, तो इनका टाइटल क्या रखा गया, तो वो रखा गया एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ये उसका टाइटल रखा गया। ठीक है, आगे बात समझ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी मेंडल प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस विच आर नोन एज मेंडलिज्म। यानी कि अब जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे 7 साल में मेंडल ने पी प्लांट पर, जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे, उनकी हाइट से लेकर, उसके कलर से लेकर, उसकी पोजीशन से लेकर, उसकी सीड की पोजीशन से लेकर, उसके सीड की जो कलर है उसको लेकर, जितने भी कैरेक्टर की इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उसके रिजल्ट के आधार पर, किसके, उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के आधार पर मेंडल ने लॉ बनाए। क्या बनाए, 3 नियम बनाए जिनको लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है। वापस बताता हूँ, यानी कि जितने भी एक्सपेरिमेंट किए मेंडल ने, मेंडल कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल, एक ही बात, मेंडल कहो या ग्रेगर जॉन मेंडल कहो, तो जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे पी प्लांट पर, उसके रिजल्ट के आधार पर, किसके आधार पर, उन रिजल्ट के आधार पर उन्होंने 3 लॉ प्रपोज्ड किए जिनको लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है, और उनको मेंडलिज्म के नाम से भी जाना जाता है उन लॉज को। आगे बात समझ में, यहाँ तक क्लियर। तो क्या क्या पढ़ा हमने, फर्स्ट उनके जो कंक्लूजन और जो फाइंडिंग्स थे उन्होंने पेपर की फॉर्म में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के सामने पेश किए। उस सोसाइटी ने पत्रिका के माध्यम से उन पेपर को पब्लिश किया, और उसका टाइटल क्या रखा गया, तो एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और जो एक्सपेरिमेंट किए थे मेंडल ने पी प्लांट पर, उसके रिजल्ट के, जो एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट मिले थे उनके आधार पर जो मेंडल थे, इन्होंने 3 लॉ बनाए जिसको लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है, और उनको मेंडलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। एक बात बता दूं कि ये 3 लॉ कौन से हैं, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, और लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। ठीक है, तो इन तीनों लॉ को हम डिटेल में पढ़ेंगे जो हमारे आगे वाले जो वीडियो आएंगे उनमें। तो आगे बात समझ में, ये 3 लॉ जो थे वो प्रपोज्ड किए थे, इनको लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है। यदि एग्जाम में पूछ ले कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बताओ, तो आपको ये तीनों बता देने हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। तो अब एक छोटा टर्म आता है मेंडलिज्म, यानी कि मेंडलिज्म किसको कहते हैं। ठीक है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि जो जेनेटिक्स के फादर है वो किसको कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। यानी कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल है वो जेनेटिक्स के फादर है, जेनेटिक्स के जनक है। ठीक है, बिकॉज मेंडल प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन प्लांट फॉर द फर्स्ट टाइम। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहा जाता है, क्या रीज़न है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को, तो इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज किए। ठीक है, यानी कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज करने के कारण इन ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस फर्स्ट टाइम प्रपोज किए। ठीक है, आगे बात समझ में, इसीलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को, मेंडलिज्म को, या मेंडल को, एक ही बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस। अब कौन सी सक्सेस की बात हो रही है, मेंडल की किस बात के लिए यहाँ पर बताया गया है कि सक्सेस। तो मैं आपको बता दूं कि जो मेंडल ने, जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, जो कि एक साइंटिस्ट थे, मैं आपको हर बार बताता रहा हूँ कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे
पी प्लांट पर। किस पर? पी प्लांट पर। गार्डन में जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसके कैरेक्टर्स पर वगैरह। तो ये कैरेक्टर्स वगैरह, ये जो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो आगे कैसे बढ़े, ठीक है, और इनको कैसे सक्सेस मिली, क्या रीज़न है। तो एक एक करके देखते हैं। 3 रीज़न है किस कारण से इनको सक्सेस मिली एक्सपेरिमेंट करने के बाद। तो फर्स्ट है, ही स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर एट ए टाइम। फर्स्ट रीज़न यह है सक्सेस मिलने का कि उन्होंने एक समय एक ही कैरेक्टर की स्टडी की, यानी कि एक समय पर एक ही कैरेक्टर की स्टडी की। ऐसा नहीं है कि एक समय पर 5 कैरेक्टर को साथ में लेकर चल रहे हैं, 10 कैरेक्टर को साथ में लेकर चल रहे हैं, ऐसा उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया। और एक समय में एक ही कैरेक्टर को पढ़ने की कोशिश की, उसको समझने की कोशिश की और उस पर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। चाहे वो कैरेक्टर हाइट से रिलेटेड हो, चाहे वो कैरेक्टर पोजीशन से रिलेटेड हो, चाहे वो कैरेक्टर कलर से रिलेटेड हो, तो कोई सा भी कैरेक्टर हो, एक समय उन्होंने एक ही कैरेक्टर की स्टडी की। फर्स्ट रीज़न। आ गई बात समझ में? चलिए सेकंड रीज़न की ओर बढ़ते हैं। तो ही मेंटेन द स्टैटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड एनालाइज देम केयरफुली, यानी कि इनके जितने भी एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट निकले थे, इन्होंने गार्डन पेपर जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसके जितने भी रिजल्ट निकले, क्या निकले, उन एक्सपेरिमेंट के जितने भी रिजल्ट निकले उन सभी को उन्होंने रिकॉर्ड किया, ठीक है, एक रिकॉर्ड के रूप में रखा। और इस रिकॉर्ड्स को उन्होंने बहुत ही मेंटेन किया, रिकॉर्ड को मेंटेन किया। और इन रिकॉर्ड को मेंटेन करने के बाद में उनको टाइम टू टाइम उनको एनालाइज किया बहुत ही ध्यानपूर्वक कि पिछला जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें क्या मिस्टेक हो गई, उसमें क्या रिजल्ट मिला, नेक्स्ट में क्या मिलने वाला है, यदि मैं पीछे कुछ गलती हो गई है तो इसको कैसे सुधारूं वगैरह। जितने भी रिकॉर्ड्स थे उनको मेंटेन करके रखा और उनको केयरफुली एनालाइज किया। आ गई बात समझ में? किसको? उन रिकॉर्ड्स को। इन रिकॉर्ड्स में क्या था? तो एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट थे वही रिकॉर्ड की बात हो रही है, ठीक है। मेंडल वाज ऑल्सो केयरफुल इन सेलेक्टिंग द प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल है, इन्होंने जिस प्लांट का सिलेक्शन किया था, जिस प्लांट को सेलेक्ट किया था, वो भी बहुत ही ध्यानपूर्वक किया था। यानी कि मेंडल को ये सब कैरेक्टर कैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, इन सब का पता करना था, तो उन पर एक्सपेरिमेंट करना था। तो मेंडल ने कौन सा प्लांट चुनना है, मेंडल को कौन सा प्लांट जो है वो सेलेक्ट करना है, उस पर उन्होंने बहुत ही गौर किया, बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही केयरफुली जो है उस प्लांट को सेलेक्ट किया मेंडल ने। तो वो कौन सा प्लांट था? हम जानते हैं पी प्लांट। तो वापस बताता हूँ, यानी कि मेंडल ने बहुत ही ध्यानपूर्वक उस प्लांट को सेलेक्ट किया जिस पर उनको एक्सपेरिमेंट करने थे, ठीक है। वो कौन सा प्लांट था? पी प्लांट, राइट। तो सक्सेस के जो पॉइंट है वो आप समझ गए होंगे, 3 पॉइंट है। वापस शॉर्ट में बताता हूँ। एक समय एक ही कैरेक्टर की स्टडी की, जितने भी रिकॉर्ड थे उनको मेंटेन करके रखा और उनको टाइम टू टाइम एनालाइज किया केयरफुली, ठीक है। और मेंडल ने जो था वो जो प्लांट सेलेक्ट किया था उसको बहुत ही सोच समझ कर किया था, बहुत ही ध्यानपूर्वक किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता है जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इन्होंने कौन सा प्लांट सेलेक्ट किया? पी प्लांट, ठीक है। पी प्लांट की जो डायग्राम, पी प्लांट का जो पी का जो प्लांट होता है वो इस प्रकार से होता है। आप इमेज देख पा रहे होंगे, यदि आपने कभी इमेज नहीं देखी है तो देख लीजिए। इस प्रकार का पी का प्लांट होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, यानी कि जो हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इन्होंने पी प्लांट को ही सिलेक्ट क्यों किया? दूसरे प्लांट को सिलेक्ट क्यों नहीं किया? उनको एक्सपेरिमेंट करने थे, कि उनको जानना था कि ये कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, क्या रीज़न है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सारे उनको एक्सपेरिमेंट करने ही थे। तो उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया? दूसरे प्लांट उनको क्यों नहीं दिखे? उनमें ऐसी क्या खासियत नहीं थी जो कि उन्होंने वो नहीं सेलेक्ट किए और पी प्लांट को ही सेलेक्ट किया? इसमें ऐसा क्या खास है? तो वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये 4 पॉइंट है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो
pea plant is annual, therefore it is possible to study many generation of pea in a short period. यानी कि जो पी प्लांट है, जो मटर का जो पौधा है, वो एक वर्षीय पौधा है। क्या है? एक एन्युअल प्लांट है, या कह सकते हैं एक वर्षीय पौधा है, जिसके कारण एक शॉर्ट पीरियड में यानी काफ़ी कम समय में बहुत सी मेनी जनरेशन की पढ़ाई करना पॉसिबल है। वापस बताता हूँ, यानी कि पी प्लांट एक वर्षीय प्लांट है, एन्युअल प्लांट है, जिसमें कि शॉर्ट पीरियड में यानी कि बहुत ही कम समय में मेनी जनरेशन की स्टडी करना पॉसिबल है। फर्स्ट पॉइंट, आगे बात समझ में। सेकंड, पी प्लांट प्रोड्यूस बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि जो पी प्लांट है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करता है। यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो भी मैं आगे बता देता हूँ। हैंस इट इज़ पॉसिबल टू गेट अ प्योर लाइन ऑफ होमोजाइगस प्लांट थ्रू सेल्फ पोलिनेशन, यानी कि जो पी प्लांट है उसमें सेल्फ पोलिनेशन करवाई जा सकती है, और सेल्फ पोलिनेशन से प्योर लाइन ऑफ होमोजाइगस को मतलब कि प्राप्त करना भी पॉसिबल है, ठीक है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बाइसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल प्लांट, यूनिसेक्सुअल प्लांट और सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन और ये पोलिनेशन ही क्या है, ठीक है। ये आपके मैं कुछ टर्म्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर देता हूँ। वैसे आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, पर फिर भी जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो एक बार और देखते हैं इन टर्म्स को। तो जो बाइसेक्सुअल प्लांट होता है उसमें क्या होता है कि जैसे कि ये फ्लावर है, ठीक है, तो इस फ्लावर वाले पोर्शन में मेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है, उसे बाइसेक्सुअल प्लांट कहते हैं या बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। यानी कि ऐसा प्लांट जिसमें फीमेल पार्ट भी हो और मेल पार्ट भी हो। तो फीमेल पार्ट इसमें कौन सा है? ये वाला जो है वो इस फ्लावर में फीमेल पार्ट है। जैसे कि फीमेल पार्ट में कौन कौन से पार्ट होते हैं? फर्स्ट स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। मेल पार्ट में एंथर, फिलामेंट और यही, ठीक है, एंथर, फिलामेंट। और जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है उसमें या तो ये फीमेल वाला पार्ट ही होता है या मेल वाला पार्ट ही होता है, ठीक है। आ गई बात समझ में। यदि किसी भी फ्लावर में यदि एक ही पार्ट है तो उसमें क्या क्रॉस पोलिनेशन होती है, और यदि जो फ्लावर है या कोई प्लांट है उसमें दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं, मेल और फीमेल, तो उसमें सेल्फ पोलिनेशन होती है, ठीक है। क्या होती है? सेल्फ पोलिनेशन। और यदि प्रेजेंट नहीं है, एक ही पार्ट प्रेजेंट है एक प्लांट में, जैसे या तो फीमेल हो गया या मेल हो गया, तो उसमें क्या होगा कि क्रॉस पोलिनेशन करवानी पड़ेगी। अब ये पोलिनेशन क्या है वो मैं बताता हूँ। तो पोलिनेशन की क्या डेफिनेशन है? तो द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम मेल एंथर टू फीमेल स्टिग्मा, यानी कि पोलिनेशन क्या है कि ट्रांसफ़र ऑफ जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे दाने होते हैं, किस पर पाए जाते हैं? मेल एंथर पर पाए जाते हैं। तो उस मेल एंथर से फीमेल स्टिग्मा तक जाना, उनका ट्रांसफ़र होना, उन पोलन ग्रेन्स का ही क्या कहलाता है? पोलिनेशन कहलाता है। तो ये पोलिनेशन दो प्रकार का होता है, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। आगे बात समझ में। सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन किस प्रकार से होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि कोई प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है या बाइसेक्सुअल प्लांट है। आगे बात समझ में। बाइसेक्सुअल प्लांट है तो इसमें क्या होगा? फीमेल पार्ट भी होगा और मेल का पार्ट भी होगा इसी फ्लावर में। क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो इसमें क्या होगा कि जो पोलन ग्रेन होंगे वो स्टिग्मा तक, यहाँ से स्टिग्मा तक जाएंगे, ठीक है। इनका ट्रांसफ़र होगा पोलन ग्रेन का, कहाँ से? एंथर से स्टिग्मा तक। तो जो इसी प्लांट के फ्लावर से यहाँ तक जो ट्रांसफ़र हुआ है पोलन ग्रेन का, उसी को कहा जाता है सेल्फ पोलिनेशन। अब क्रॉस पोलिनेशन कैसे होता है? जैसे कि अब हम डायग्राम देखते हैं क्रॉस पोलिनेशन का, यानी कि क्रॉस पोलिनेशन किस प्रकार से होता है। यानी कि पोलिनेशन का मतलब क्या होना कि पोलिनेशन का मतलब क्या है कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना, ठीक है। कहाँ से? जो एंथर है, मेल पार्ट का जो एंथर है वहाँ से स्टिग्मा तक। स्टिग्मा किसका पार्ट है? फीमेल पार्ट है स्टिग्मा, ठीक है। तो जो ट्रांसफ़र होता है पोलन ग्रेन का वही क्या कहलाता है? पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन हमने पढ़ लिया है। जैसे कि कोई भी ये फ्लावर है, ठीक है, ये प्लांट है, तो इस प्लांट के जो ये फ्लावर है इन्हीं के बीच में पोलिनेशन हो गया,
यानी कि इस फ्लावर का जो एंथर वाला पार्ट है उससे पोलन ग्रेन इस पर गिर गए, ठीक है। यहाँ तो ये हो गया सेल्फ पोलिनेशन। यदि ये पोलन ग्रेन या इस प्लांट के जो पोलन ग्रेन है वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो किसी अनदर प्लांट के फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पर, तो इसको कहा जाता है क्रॉस पोलिनेशन। आगे बात समझ में। सेल्फ पोलिनेशन में उसी प्लांट के बीच में जो पोलन ग्रेन गिरेंगे दूसरे फूल पर या ट्रांसफ़र होंगे। बाकी जो क्रॉस पोलिनेशन है इसमें क्या होता है कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक ट्रांसफ़र होते हैं क्या, पोलन ग्रेन, इसको कहा जाता है क्रॉस पोलिनेशन। तो अब ये पोलिनेशन या यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल आप समझ गए होंगे, ये बार बार टर्म आएगी हमारे जो लाइन पढ़ेंगे उनमें। तो चलिए शुरू करते हैं हम वही। तो पी प्लांट जो है वो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, यानी कि उसमें फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है और मेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है, जिससे कि सेल्फ पोलिनेशन करवाई जा सकती है। सेल्फ पोलिनेशन बाइसेक्सुअल फ्लावर में ही पॉसिबल है, ठीक है। आगे बात समझ में, क्यों सेल्फ पोलिनेशन उसी में क्यों करवाई जाती है, उसी में क्यों पॉसिबल है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में या बाइसेक्सुअल प्लांट में, क्योंकि उसमें मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है, ठीक है। एक ही फ्लावर में मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, तो उससे सेल्फ पोलिनेशन हो सकता है। यदि कोई भी फ्लावर है, ठीक है, जैसे उसमें फीमेल पार्ट ही है, मेल पार्ट नहीं है, तो वो मेल पार्ट के जो पोलन ग्रेन होंगे वो दूसरे प्लांट से आएंगे, तो उसमें क्या हो रहा है, क्रॉस पोलिनेशन हो रही है। तो इसमें सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो रहा है, एक ही प्लांट से पोलिनेशन नहीं हो पा रहा है, तो उसको क्रॉस पोलिनेशन कहा जाता है। तो इस प्लांट में सेल्फ पोलिनेशन करवाया जा सकता है, क्यों, क्योंकि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, दो हो गई टर्म, ठीक है। और इसमें प्योर लाइम ऑफ होमोजाइगस भी प्लांट भी हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। तो अब ये प्योर लाइम ऑफ होमोजाइगस प्लांट है, ये भी मैं आगे बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि क्या होता है, इसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस वगैरह। तो थर्ड पॉइंट है अब हमारा, आर्टिफिशियल पोलिनेशन कैन इजीली डन विद द हेल्प ऑफ इमेस्कुलेशन ऑफ फ्लावर, यानी कि जो आर्टिफिशियल पोलिनेशन है वो भी इस मटर के प्लांट में या मटर का जो पौधा है इसमें किया जा सकता है। आर्टिफिशियल कहो या क्रॉस पोलिनेशन कहो, एक ही बात है, ठीक है, आर्टिफिशियल या क्रॉस पोलिनेशन। तो आर्टिफिशियल पोलिनेशन कैसे करवाया जा सकता है कि जो फीमेल पार्ट, जो मेल वाला जो पार्ट है उसको कट करके, जो जैसे कि मैं आपको बात यहाँ समझ में नहीं आने वाला, जैसे कि कोई फ्लावर है, ठीक है, ये कोई भी फ्लावर हो गया, ठीक है, इस फ्लावर में फीमेल वाला पार्ट भी है और मेल वाला पार्ट भी है। तो इस मेल वाले पार्ट से जो पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा पर गिरेंगे फीमेल पार्ट के, ये तो हो जाएगा अपना सेल्फ पोलिनेशन। पर यदि हमको सेल्फ पोलिनेशन नहीं करवाना है, इससे जो रिजल्ट आ रहा है वो सही नहीं आ रहा है, यदि हमको करवाना है क्रॉस पोलिनेशन, तो क्रॉस पोलिनेशन करवाएंगे तो क्या होगा, इसमें फीमेल पार्ट भी है और मेल पार्ट भी है। तो इस मेल पार्ट का जो ऊपर वाला जो हिस्सा है, जो एंथर वाला जो पोर्शन है, इसको कट कर देंगे, जो ये पोलन ग्रेन होते हैं इनको हटा देंगे, ठीक है। तो इनको हटाने से क्या होगा, जो ये पोलन ग्रेन होंगे इनको हटाने से क्या होगा, आ गई बात समझ में, कि इसके जो पोलन ग्रेन है वो इस पे नहीं गिरेंगे और सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगी। तब क्या होगा, यानी कि तब हम क्या करेंगे, एक दूसरा पौधा लेंगे और उसके जो एंथर वाला पोर्शन है मेल पार्ट का, उसके जो पोलन ग्रेन है वो इस पर ट्रांसफ़र करेंगे। तब हमारी आर्टिफिशियल पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन डन होगा। आ गई बात समझ में। तो इसमें सेल्फ पोलिनेशन भी हो सकता है और आर्टिफिशियल पोलिनेशन भी हो सकता है। सेल्फ पोलिनेशन में उसी प्लांट के उसके अंदर पोलिनेशन करवाना, यानी पोलन ग्रेन का उसी फ्लावर में उस फीमेल पार्ट से एंथर का उस फीमेल पार्ट पर ट्रांसफ़र होना, सेल्फ पोलिनेशन। और यदि ये पोलन ग्रेन उस प्लांट से ही नहीं आ रहे हैं और दूसरा प्लांट से वो पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो क्रॉस पोलिनेशन या आर्टिफिशियल पोलिनेशन। तो ये भी करवाया जा सकता है। इमेस्कुलेशन ऑफ फ्लावर, इमेस्कुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें उस फ्लावर के मेल वाले पार्ट में जो एंथर वाला पोर्शन होता है, उससे जो एंथर वाले पोर्शन को कट कर दिया जाता है, ठीक है, और आर्टिफिशियल पोलिनेशन करवाई जाती है। वेरियस कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आर प्रेजेंट इन पी प्लांट, और जो हमारा पी प्लांट है उसमें वेरियस कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये 4 पॉइंट है, आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आप समझ गए यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल, ये है फ्लावर का स्ट्रक्चर, जिसमें ये हो गया फीमेल पार्ट और ये हो गया मेल पार्ट, ठीक है। ये
आपको मैं क्वेश्चन करता हूँ कि ये आपको कौन सा फ्लावर दिख रहा है या कौन सा प्लांट दिख रहा है, ये बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल है, बताइए। ठीक है, बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल है? ये एक बाइसेक्सुअल है। क्यों? क्योंकि इस फ्लावर में फीमेल पार्ट भी है और मेल पार्ट भी है। यदि ये मेल पार्ट नहीं होता तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल प्लांट, वही बात आ गई। तो इमेस्कुलेशन यानी कि जो एंथर वाला पार्ट हटाना ही इमेस्कुलेशन कहलाता है, यही प्रोसेस कहलाता है। इमेस्कुलेशन प्रोसेस क्या है? इमेस्कुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो जो एंथर होता है वो पार्ट हटाया जाता है किसी भी फ्लावर से। पॉलिनेशन भी आप समझ गए हैं कि जो पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं मेल एंथर से फीमेल स्टिग्मा तक, उसी को कहा जाता है पॉलिनेशन। अब जो मेंडल ने स्टडी की थी, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, वो कौन कौन से कैरेक्टर थे जिन पर उन्होंने 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया, उन पर पढ़ाई की। तो वो हो गए शेप ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड, कलर ऑफ फ्लावर, शेप ऑफ मेच्योर पॉड, कलर ऑफ इमेच्योर पॉड, पोजीशन ऑफ फ्लावर, हाइट ऑफ फ्लावर। तो ये जो है वो 7 कैरेक्टर हैं प्लांट के जिनके ऊपर उन्होंने स्टडी की थी। तो जो जो सीड का जो शेप है वो राउंड भी हो सकता है या रिंकल भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने वापस इन्होंने पढ़ाई की। जो जैसे कि उन्होंने कौन सा भी एक कैरेक्टर लिया, हाइट, तो उसकी अल्टरनेट फॉर्म भी देखी, टॉल या ड्राफ्ट, दोनों पर एक्सपेरिमेंट किया। या उस प्लांट की हाइट टॉल है तो उस पर भी एक्सपेरिमेंट किया। यदि उस प्लांट की हाइट ड्राफ्ट है तो भी उस पर एक्सपेरिमेंट किया। और इस प्रकार से इन्होंने 7 पे एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, जो कि ये टेबल आपको लर्न करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी हो चुका है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये डायग्राम और है। ठीक है, तो वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आपको नोट्स डाउनलोड नहीं करना आता है PDF फॉर्मेट में, जो हमारे नोट्स हैं क्लास 10th की साइंस और SST के PDF फॉर्मेट में डाउनलोड नहीं करना आता है आपको, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टारलाइट एजुकेशन, वहाँ से तो आप वीडियो भी देख सकते हैं। हाउ टू डाउनलोड नोट्स फ्रॉम स्टारलाइट एजुकेशन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है इस वीडियो की, वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि कैसे डाउनलोड करना है। और यदि आपको आता है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना तो आप कर लीजिए, स्टारलाइट एजुकेशन नाम है चैनल का, वहाँ पर आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।